प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम सुधारों पर दिया जोर। श्रमिकों द्वारा किए गए काम को पहचान दिलाने और पुरस्कृत करने की कही बात। मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में लिया हिस्सा। सभी पार्टियों को जमीन बिल पर आगे बढ़ने का किया आह्वान। अगस्त के पहले हफ्ते में संसद में आ सकता है भूमि बिल, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा। भारतीय श्रम सम्मेलन के 46वें सत्र की शुरुआत सोमवार को नई दिल्ली में हो गई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुधार कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में युवाओं को अपने यहाँ प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएं। सरकारों ने, उद्योगकारों ने भी सोचना होगा, इसलिए कि कानून के दायरे में फंस जाएंगे, इसलिए कोई अप्रेंटिसशिप किसी को देनी नहीं, किसी नौजवान को अवसर नहीं देना। ये उद्योगकार जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं, मैं नहीं मानता हूं ये लंबे अरसे तक दरवाजे बंद करके बैठ पाएंगे। मैं उद्योगकारों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आपका दायित्व बनता है, मुनाफा कम होगा, लेकिन अगर इतनी मात्रा में आपके यहां श्रमिक हैं तो इतनी मात्रा में अप्रेंटिसशिप ये आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और समाज को तरक्की करनी है तो श्रम और श्रमिकों का सम्मान जरूरी है। श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक का सम्मान, ये समाज के नाते अगर हम स्वभाव नहीं बनाएंगे तो हम हमारे श्रमिकों के प्रति, जो कि उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। श्रम सम्मेलन में बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियां व्यापार और श्रम के उचित माहौल पर निर्भर हैं और श्रमिकों की उत्पादकता पर ही देश की आर्थिक प्रगति निर्भर करती है। 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोनस अधिनियम में संशोधन, केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव या प्रस्तावित संशोधन को कार्यसूची में शामिल किया गया है, जिन पर मजदूर संगठन, उद्योगपति और सरकार तीनों मिलकर चर्चा करेंगे। संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, जदयू नेता केसी त्यागी, समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव और नरेश अग्रवाल सहित कई नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वेंकैया नायडू के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राजीव प्रताप रूडी और मुख्तार अब्बास नकवी भी बैठक में उपस्थित थे। मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी मुद्दों पर मिलकर चर्चा किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को संसद चलाने की पहल करनी होगी और जिम्मेदारी भी लेनी होगी, लेकिन इस जिम्मेदारी को सभी पार्टियों को साझा करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने भी आशा व्यक्त किया पार्लियामेंट में सार्थक चर्चा हो, देश के हित में हम सब लोग मिलकर काम करें, सरकार कोई रचनात्मक सुझाव आए तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जो लैंड बिल बहुत दिन से अटका है, इसके बारे में भी एक मत बन के हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा गत बार पार्लियामेंट का बारे में लोगों ने बहुत कुछ अप्रिशिएट किया है, इस बार भी देश के हित में जनता का आकांक्षाओं को ध्यान में रख के सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, ये सबका दायित्व बनता है। कृषि राज्य मंत्री मोहन कुंदरिया ने कहा है कि केंद्र गुजरात के किसानों के लिए फसल बीमा को लेकर इस सप्ताह 400 करोड़ रुपए जारी करेगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था और जिन्होंने फसल बीमा प्रीमियम दिया था, उन्हें बीमा राशि मिलेगी। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि राशि फसल बीमा 2014 के लिए है। राज्य मंत्री ने बताया कि गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, उसी पर विचार करके ये राशि जारी करने का निर्णय हुआ है। फसल बीमा का लाभ राज्य के लगभग 2.5 लाख किसानों को मिलने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए कृषि पर केंद्रित पुख्ता उपायों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्षा के अभाव में किसान एक बार फिर बुआई की संभावना पर नजरें टिकाए हुए हैं। ऐसी स्थिति के लिए सरकारी योजना आवश्यक है। हम कृषि पर केंद्रित दीर्घकालिक उपायों पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन उपायों का विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जो 3 सालों से सूखे का सामना कर रहे हैं। सदी के महानायक और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने इस खबर का खंडन किया है कि दूरदर्शन किसान चैनल के प्रचार के लिए सरकार द्वारा उनको 6 करोड़ 31 लाख रुपए दिए गए हैं। सोमवार को खुद अमिताभ बच्चन सामने आए और पैसे लेने की बात से इनकार किया। अमिताभ ने कहा कि उन्होंने किसान चैनल के विज्ञापन के लिए कोई पैसा नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने ये काम मुफ्त में किया है और पैसे लेने की बात सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने ना तो किसान चैनल से पैसे लिए हैं और ना ही विज्ञापन कंपनी लिंटास से। 1 जून से लेकर 19 जुलाई तक के मौसम की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के 36 सब डिवीजनों में 3 में बारिश औसत की तुलना में 20% से भी ज्यादा हुई है, जबकि मॉनसून 23 सब डिवीजनों में सामान्य है, जबकि 10 सब डिवीजन ऐसी हैं जहां बारिश औसत से 20% से भी कम हुई है। मौसम की सब डिवीजनों को देखें तो ऐसी जगह हैं जहां 1 जून से 19 जुलाई तक बारिश की मात्रा को देखें तो जम्मू कश्मीर में बारिश सर्वाधिक 62% औसत से अधिक हुई है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में औसत से 27% अधिक, गांगे पश्चिम बंगाल में औसत से 23% अधिक, झारखंड में औसत से 13% अधिक, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में औसत से 11% अधिक बारिश हुई है। जिन सब डिवीजनों में सर्वाधिक कम बारिश हुई है उनमें गुजरात क्षेत्र में सामान्य से 58% कम, मराठवाड़ा में 47%, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और मध्य महाराष्ट्र में सामान्य से 35% कम, सौराष्ट्र व कच्छ में सामान्य से 33% कम और कोंकण व गोवा में औसत से 33% कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों, तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। गुजरात की राजकोट मंडी में 12,500 से 15,225 रुपए, दसाडा पाटरी मंडी 12,650 से 16,050 रुपए, हलवद मंडी 14,500 से 15,640 रुपए, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी 15,000 से 20,000 रुपए क्विंटल दर्ज किए गए। दरअसल जीरा के भाव में तेजी के पीछे दोहरी वजह है। एक तो त्योहारी सीजन की वजह से घरेलू मसाला कंपनियों की मांग निकली है, साथ ही रमजान खत्म होने से अब इसकी निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले दिनों में जीरा में खाड़ी देशों की और आयात मांग आ सकती है। एगमार्कनेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में चना के सौदे प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। राजस्थान की बीकानेर मंडी 4,150 से 4,281 रुपए, गोलूवाला मंडी 4,275 से 4,380 रुपए, आंध्र प्रदेश की कोइलकुंटा मंडी 3,800 से 4,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी 4,900 से 5,150 रुपए क्विंटल रहे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें
और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। रेतीली भूमियों में साधारण यूरिया की दक्षता काफी कम होती है, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, किसान को उसकी लागत के अनुरूप फसल में यूरिया का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। रेतीली मिट्टियों में और धान की फसल में ये समस्या और भी गंभीर रहती है। इस समस्या का समाधान वैज्ञानिकों ने नीम लेपित यूरिया के रूप में निकाला। नीम लेपित यूरिया से न केवल नाइट्रोजन की दक्षता बढ़ती है, बल्कि इससे भूमि जनित रोगों और कीटों के प्रबंधन में भी ये काफी सहायक सिद्ध होता है। धीमी गति से फसल को नाइट्रोजन मिलने से फसल पर यूरिया का असर काफी समय तक बरकरार रहता है। नीम लेपित यूरिया में यूरिया खाद के दानों पर नीम के तेल की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे यूरिया से फसल को मिलने वाली नाइट्रोजन काफी समय तक अधिक मात्रा में मिलती रहती है और इससे वातावरण को भी कम नुकसान होता है। आइए जानते हैं नीम लेपित यूरिया के बारे में विस्तार से। अभी कुछ समय पहले तक सामान्य यूरिया का उत्पादन ही हमारे देश में होता था और जो आयात होकर के यूरिया आता था वो भी सामान्य यूरिया था। देखा यह गया कि सामान्य यूरिया जब हम खेत में डालते हैं तो तुरंत पानी में घुलता है और घुलने के पश्चात सीधे ज़मीन में लीच कर जाता है, चला जाता है ज़मीन के अंदर या गैस बन करके हवा में उड़ जाता है। इससे बहुत बड़ा भाग यूरिया का जो हम डालते हैं वो नष्ट होता था और तुरंत घुल करके तुरंत पौधे अवशोषित करते थे, तो उससे क्या होता था, बहुत कम भाग ही अवशोषित कर पाते थे। तो अभी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि अपने देश में जो भी यूरिया का उत्पादन होगा वो सभी नीम लेपित यूरिया बनाया जाएगा। नीम लेपित यूरिया यूरिया ही है, यूरिया के जो दाने होते हैं, जो प्रिल्स होती हैं, उनके ऊपर नीम ऑयल की एक पतली सी परत 0.5% की चढ़ा दी जाती है। ये परत चढ़ाने से जो हमें फ़ायदा होता है कि यूरिया जब हम डालते हैं अपने खेत में तो तुरंत घुलता नहीं है, धीरे धीरे घुलता है और बहुत लंबी अवधि तक पौधों को उपलब्ध होता है, जिससे पोषक तत्व की उपयोग क्षमता बढ़ती है। ज़मीन के माध्यम से नीचे जो रिस जाता था, यूरिया लीच कर जाता था, वो लीचिंग बंद होता है। हवा में जो गैस बन के उड़ता था वो भी ख़त्म होता है। तो एक तो यूरिया की प्रभावशीलता बढ़ती है, पौधों को जो पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता है वो बढ़ती है। जो हमारा लीच करके यूरिया नीचे जाता था, कुछ जगह पे ये भी देखा गया जो लीच करके यूरिया नीचे जाता था वो पानी में पहुंच जाता था, जो पीने में इस्तेमाल किया जाता है, पीने वाले जल को प्रदूषित करता था और वो प्रदूषित जल पीने से लोगों में रोग फैलते थे, उससे भी रोकथाम हुई है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल किसान करते हैं और उस अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण यूरिया पेयजल में घुलकर में पहुंचने की संभावना रहती है या अन्य प्रकार से ये प्रदूषण फैलाता है, जिससे पर्यावरण को क्षति होती है। उस क्षति से भी बचा जा सकता है नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से। भारत सरकार के निर्णय के पश्चात अब देश में सभी नीम लेपित यूरिया ही बन रहा है और आगे हो सकता है ऐसा भी हो कि एक दिन आए कि जो आयात से आने वाला यूरिया है उस पर भी नीम लेपित उसको करके ही हम बाज़ार में भेजें। लेकिन अभी हम जो देश में यूरिया बना रहे हैं वो सारा नीम लेपित है। नीम लेपित यूरिया से एक और किसानों ने जो एक बहुत ही अलग तरीके की बात हमको बताई
कि जिस खेत में हम नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करते हैं उस खेत में नीलगाय नहीं जाते हैं, जंगली जानवर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट गंध होती है नीम की, जिसकी वजह से उससे थोड़ा दूर भागते हैं। तो एक ये भी इसका फ़ायदा है जो कि किसान भाइयों ने खुद व्यवहारिक तौर पे इस्तेमाल करके मुझे बताया। इसके अतिरिक्त एक बात और आप समझें कि नीम एक ऐसा पौधा है जिसमें सभी प्रकार के कीड़े और सभी प्रकार के रोगों को मारने की क्षमता है। इतना अद्भुत पौधा है, और वो नीम का ऐसा पौधा है जिसका प्रत्येक भाग काम में आता है, कोई भाग इसका बेकार नहीं जाता है। चाहे उसकी टहनियाँ हैं, लोग दातून करते हैं, चाहे उसकी नीम की पत्तियाँ हैं, उनका भी एक प्रयोग होता है। प्रत्येक भाग नीम का इस्तेमाल में आता है। तो मैं किसान भाइयों से ये एक निवेदन करना चाहूँगा कि नीम के उत्पादन को बढ़ाएं। FRI देहरादून से हम लोगों ने एक संयुक्त एक शोध जो है परियोजना चालू की है, जिसमें तेज गति से बढ़ने वाले नीम और अधिक तेल देने वाले नीम का उत्पादन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना हम लोगों ने प्रारंभ की है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि नीम का उत्पादन बढ़ाया जाए, नीम के तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे हम अपने पर्यावरण को ठीक रख सकें, अपनी यूरिया को या अन्य उर्वरकों को नीम लेपित करके उनको स्लो रिलीज कर सकें, धीरे धीरे घुलनशील बना सकें, जिससे किसान भाइयों की पोषक तत्वों की उपभोग क्षमता बढ़े, उनकी अवशोषण क्षमता बढ़े, उनका नुकसान कम हो। ये सारी बातें देखते हुए हमें नीम के उत्पादन पे विशेष बल देना चाहिए। यहाँ एक बात और भी देखिए आप, नीम लेपित यूरिया प्रयोग करने से उत्पादन भी बढ़ता है, यूरिया की मात्रा को भी हम कम कर सकते हैं। अगर यूरिया की मात्रा को हम कम करेंगे तो हम अपने देश में जो सब्सिडी, जो अनावश्यक रूप से सब्सिडी का भार भी है, वो भी कम होगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं नीम लेपित यूरिया के। किसान भाइयों को इनको ध्यान में रखना चाहिए और नीम लेपित यूरिया का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नीम के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। नीम के तेल के उत्पादन को जितना ज़्यादा हम करेंगे, नीम आधारित तमाम कृषि रसायन बनाए जाते हैं जो बहुत ही सुरक्षित होते हैं, जिनसे कोई भी पर्यावरण का या किसी भी पशु का, किसी भी मानव का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इतने सुरक्षित रसायन नीम से बनते हैं। उन रसायनों का प्रयोग करके हम अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं, अन्य प्रकार की हानियों से बच सकते हैं और अपनी धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। अभी जो भी यूरिया देश में बन रहा है वो सारा नीम कोटेड है, सभी जगह उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कहीं इसकी कोई कमी नहीं है। किसान अब इसको प्राथमिकता पे क्रय करते हैं, पूछ के क्रय करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। सामान्य यूरिया अब कोई मिलता नहीं है, जो देश में बन रहा है वो सारा नीम लेपित यूरिया है, लेकिन सामान्य यूरिया वही इस समय मिल रहा है जो आयात करके आ रहा है विदेशों से। यूरिया की जो टोटल देश की मांग है उसका 70% मांग हम अपने यहाँ बना के पूरा करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि देश में आज 70% जितनी यूरिया है, 75% जो भी यूरिया है वो नीम लेपित है। जो 20 से 25-30% यूरिया आयात की जाती है वही अभी सामान्य यूरिया है। उसमें हम अभी नीम लेपन की कोई व्यवस्था अभी नहीं हो पाई रही है, या अभी निकट भविष्य में होने की संभावना है। उसमें भी शायद सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि उनका एक है कि कोई भी यूरिया अगर देश में बिकेगा वो नीम लेपित होगा, ऐसा महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन अभी आयातित यूरिया में ये पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन जो देश में अपने यूरिया बनता है वो सारा नीम लेपित है। यूरिया केवल ठोस अवस्था में मिलता है, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, प्रिल्स होती हैं। उन प्रिल्स के ऊपर जब नीम ऑयल का स्प्रे किया जाता है, जिससे वो यूरिया के जो प्रिल्स हैं, दाने हैं, उनके ऊपर नीम के तेल का लेपन हो जाता है। और उस लेपन होने के पश्चात जब खेत में वो डाला जाता है तो धीरे धीरे घुलता है। एक ये बात है, हमने आपको ये सारी चीज़ें पहले बताई हैं। उसी कारणों से इसका जो है प्रयोग भारत सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ये किसानों के हित में है, खेत के हित में है, पर्यावरण के हित में है, देश के हित में है, सभी के हित में है। किसान भाइयों, नीम लेपित यूरिया के फायदों को देखते हुए सरकार ने सभी यूरिया कंपनियों को बाध्य कर दिया है कि वे केवल नीम लेपित यूरिया ही बनाएं, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। किसान भाई साधारण यूरिया को भी घर पर ही नीम लेपित यूरिया बनाने का प्रशिक्षण किसी कृषि अनुसंधान संस्था से ले सकते हैं। नीम लेपित यूरिया का प्रयोग रेतीली भूमि तथा धान में अवश्य करना चाहिए। अन्य फसलों तथा मिट्टियों में भी नीम लेपित यूरिया के लाभ ही लाभ हैं। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन और तू
मुश्किल आए न आए। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।